हाय एवरीवन, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस, आदर्श गैस की एंट्रोपी। ओके, तो सबसे पहले अपन एंट्रोपी का डेरिवेशन आपके पास एग्जाम में आएगा। सो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी वी, है ना। एनर्जी एवरेज ले रखी है, प्रेशर भी एवरेज ले रखा है, और डेल्टा क्यू हीट है हमारे पास। यहाँ पे ये हमारे पास एनर्जी है उसकी, है ना, इंटरनल एनर्जी है। अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो स्पेसिफिक हीट जो होती है यानी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है उसकी डेफिनेशन हम जानते हैं, ये होती है डी क्यू बाई डी टी होती है, हमें अच्छे से पता है। करेक्ट, सॉरी, सी जो होता है हमारे पास क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। लेकिन अगर अपन सीवी लेते हैं, मतलब ये दो तरह की होती है, सीवी और सीपी। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। अगर जैसे ही अपन कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेंगे तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, आप देखिए, कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू की जगह क्या आ जाएगा, डीई आ जाएगा। तो सीवी की जो डेफिनेशन है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, डीई अपॉन डी हो जाएगा। करेक्ट, अब यहाँ पे आ गया डीई अपॉन डी। और अगर अपन को यही विशिष्ट ऊष्मा पर मोल लेनी है, मतलब मोलर की लेनी है, तो अपन को नंबर ऑफ मोल से यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो वो ऑब्वियसली मोलर हो जाएगा, मोलर होते ही अपन को एन से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अपन डीई की वैल्यू निकालें इस इक्वेशन से, तो ये सीवी जो है वो एन डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कितना आ जाएगा, एन सीवी डी। और ये डीई की वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, यहाँ पर वापस में। तो यहाँ से हमें डेल क्यू मिलेगा। करेक्ट, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या था, डीई था, वहां पे आ जाएगा एनसीवीडीटी, और सेकंड टर्म क्या था, पीडीवी, और वो यहाँ पे एज इट इज हमें मिल गया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन को टी से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर टी से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ टी से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ टी से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि एन मोल गैस के लिए हम इस स्टेट इक्वेशन से जानते हैं पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। इस इक्वेशन से अगर टी को इधर ले लो और v को इधर ले लो, तो हमें इस इक्वेशन से p बाई टी की वैल्यू क्या मिलेगी, एन आर अपॉन वी मिलेगी। और ये एन आर अपॉन वी अपन कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ अपन को, p बाई टी। तो ये एन आर अपॉन वी, ये देखो एन आर अपॉन वी, ये अपने रख दिया इस p बाई टी की जगह, और dv की जगह जो है एज इट इज है। बाकी फर्स्ट टर्म को अपन ने टच नहीं किया, वो एज इट इज है। सेकेंड टर्म को अपन ने टच नहीं किया, वो एज इट इज है। ओके, नाउ हम जानते हैं कि इन्फानाइटेसिमल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से अपन ने देख लिया था कि जो ds है वो कितना होता है, डेल क्यू बाई डेल टी के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिला है डेल क्यू बाई डेल टी, इसकी जगह अपन क्या रख देंगे, ds। और ये राइट हैंड साइड में अपन को n कॉमन मिल रहा है, तो n कॉमन लेके और ब्रैकेट में जो टर्म कॉमन आ रहा है वो कॉमन कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको ये वाला पार्ट लिखने की एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाली लाइन आप लिख लेना कि अपन पहले एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेना है, मतलब इनिशियल स्टेट में। इनिशियल स्टेट में प्रेशर की वैल्यू मान लीजिए पी नोट है, वॉल्यूम की वैल्यू वी नोट है, टेम्परेचर की वैल्यू टी नोट है, और ये मान लीजिए कांस्टेंट है। तो इक्वेशन 1 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ds का इंटीग्रेशन ध्यान रखिए कि इनिशियल लिमिट s नोट है, मतलब इनिशियल एंट्रोपी मान लीजिए आपकी s नोट है, और फाइनल एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, s हो जाएगी। तो आप बताइए कि ds का इंटीग्रेशन कितना होगा, अगर उसकी इनिशियल एंट्रोपी s नोट है फिर फाइनल है, तो s माइनस एस नोट। तो ds के इंटीग्रेशन से तो मिलेगा अपन को s माइनस एस नोट, जो कि अपन को किससे मिला था, ds के इंटीग्रेशन से, और ds की वैल्यू डेल क्यू बाई डेल टी भी है। राइट हैंड साइड में जब करेंगे तो आप यहाँ पर हमारे इंटीग्रेशन यहाँ पर लग जाएगा और एक इंटीग्रेशन यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पर टी नोट से टी लिमिट चली जाएगी और यहाँ पर वी नोट से वी लिमिट चली जाएगी। ठीक है, वी हमारी टी वी फाइनल स्टेट के हैं पैरामीटर्स, और टी नोट वी नोट इनिशियल स्टेट के हैं। अब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास s माइनस एस नोट जो है एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ मोल तो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, सीवी भी हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि अगर ये कह रहा है कि जो विशिष्ट ऊष्मा है वो अगर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, तो अपना सीवी भी क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, और वो इंटीग्रेशन से बाहर कांस्टेंट तरह से आ जाएगा। अब डी टी बाई टी का क्या होता है, डी टी बाई टी का डी एक्स बाई एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। और अगर लिमिट लगी है मान लीजिए एक्स नोट और एक्स, तो एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स नोट हो जाएगा। करेक्ट, और एल एन ए माइनस एल एन बी कितना होता है, एल एन ए बाई बी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करने से, एल एन टी बाई टी नोट, और यहाँ पर एन और आर कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएंगे, और ये बन जाएगा यहाँ पे डी वी बाई वी का एल एन वी माइनस एल एन वी नोट, जिसे हम लिख सकते हैं एल एन वी बाई वी नोट। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसी तरह को एक इक्वेशन नंबर 2 तो ध्यान रखना, ये वाला इन जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला है। इसके अलावा हम दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं,
कि इसी वाली इक्वेशन को देखना, इसी वाली इक्वेशन को वापस लिखते हैं s माइनस एस नोट इज इक्वल्स टू एन CV, है ना। और इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिला, ln t माइनस ln t नॉट प्लस n r ln v माइनस ln v नॉट। ओके, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो n CV ln t यानी कि n CV ln t और r ln v n r ln v, इनको एक साथ लिख लिया। और यहाँ पे इस s नोट को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का s नोट हो जाएगा, तो ये प्लस का s नोट आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा, s बच जाएगा। यहाँ पे माइनस का ln t नोट है तो ये रहा माइनस का ln t नोट और माइनस का ln v नोट है, ये रहा माइनस का ln v नोट। तो सारे जो इनिशियल कंडीशन वाले पैरामीटर थे उनको एक साथ लिख लिया और फाइनल वालों को एक साथ लिख लिया। अब अगर शुरुआत की अवस्था जो है उसे हम स्टैंडर्ड मान लें, उसे हम स्टैंडर्ड अवस्था मान लें, तो स्टैंडर्ड अवस्था में हमारी शुरुआत में सब चीजें कांस्टेंट हो जाए। मान लो s नोट भी कांस्टेंट है, t नोट भी कांस्टेंट है, v नोट भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, cv भी कांस्टेंट है, तो ये जो सेकंड वाला ब्रैकेट है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिर्फ एक कांस्टेंट के रूप में लिख देंगे और ये जो इक्वेशन 3 है ये हमारे पास एंट्रोपी का फॉर्मूला है। यानी कि अगर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके एंट्रोपी, टेम्परेचर, वेट, वी नोट है, अगर हमारे पास वो है तो हम उसकी फाइनल एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये वाली चीज आपको एग्जाम में नहीं लिख के आनी है, बस एंट्रोपी का ये फॉर्मूला एग्जाम में डेरिवेशन के लिए पूछा जाएगा जो आपको ध्यान रखना है। अब कभी कभी एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है कि एंट्रोपी जो है वो आपने जो निकाला है वो फॉर्मूला तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में निकालना हो तो यानी एंट्रोपी जो है वो आपको टेम्परेचर T और प्रेशर P के टर्म्स में एंट्रोपी निकालना है। तो हम जानते हैं कि शुरुआत में उसका प्रेशर कितना था, P नोट था, वॉल्यूम क्या था, V नोट था, टेम्परेचर कितना था, T नोट था। तो आइडियल गैस की इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, PV इज इक्वल टू nRT करेंगे, करेक्ट। और फाइनली यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि शुरुआत में हमें मिलेगा P नोट V नोट इज इक्वल टू nRT नोट और फाइनली उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, फाइनल प्रेशर है P, फाइनल वॉल्यूम है V और फाइनल टेम्परेचर है T, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। अब इन इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इधर से डिवाइड कर दिया, इधर से डिवाइड कर दिया, तो nr से nr कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट। हमें मिल जाएगा P नोट अपॉन P, V नोट अपॉन V इज इक्वल टू T नोट अपॉन T, करेक्ट। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, उल्टा कर लेते हैं, दोनों को इन्वर्स कर लो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, P बाय P नोट, यहाँ मिलेगा V बाय V नोट और यहाँ मिलेगा T बाय T नोट। तो ये अपन को यहाँ से अगर मैं V बाय V नोट की वैल्यू निकालूं तो ये जो P बाय P नोट है ये मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में बैठना पड़ेगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा V बाय V नोट की वैल्यू निकालोगे तो ये, ठीक है। ये कहाँ से आएगा, ये इस वाली इक्वेशन से आपके पास आ जाएगा। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था s माइनस एस नॉट, राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म था उसको एज इट इज छोड़ना है, क्यों, क्योंकि वो पहले से भी टेम्परेचर का था और अभी भी हमें टेम्परेचर का चाहिए। सेकंड में हमारे पास सेकंड टर्म था nr ln v अपॉन v नोट था, तो v बाय v नोट की जगह अब अपन क्या रख सकते हैं, t बाय टी नोट इंटू पी नोट बाय p। तो यहाँ पे हमारे पास पहले क्या था, v बाय v नोट था, उसकी जगह हमने पुट कर दिया t बाय टी नोट और p नोट अपॉन p, करेक्ट। ये अपन ने कर दिया। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज को कि इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं, तो जस्ट अ मिनट, केवल सेकेंड टर्म को ध्यान से देखना। सेकेंड टर्म को आप क्या लिख सकते हो, सेकेंड टर्म को आप लिख सकते हो, देखो ln a और b, ln a b मल्टीप्लीकेशन में है तो ln a प्लस ln b लिख सकते हैं, तो nr ln t बाय टी नोट लिख सकते हैं प्लस nr ln p नोट अपॉन p लिख सकते हैं, करेक्ट। अब इसको तो यहाँ पे आप रख लीजिए nr ln t अपॉन टी नोट और इसमें p नोट ऊपर है और p नीचे है, अगर मैं उसको इन्वर्स कर दूं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस का nr ln p बाय p नोट, ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, और इसमें ये वाला टर्म भी ऐड है, इसमें यहाँ पे शुरुआत में ये वाला टर्म भी ऐड है, प्लस में CV n CV ln t अपॉन टी नोट। आप ध्यान से देखिएगा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, n कॉमन आ रहा है और t बाय टी नोट कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे n कॉमन ले लिया और ln t बाय टी नोट कॉमन ले लिया, बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ से r बच रहा है और यहाँ से CV बच रहा है, तो CV प्लस r कॉमन आ जाएगा और माइनस का ln p बाय p नोट जो है उसको अलग से यहाँ पर अपन ने लिख दिया। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब हम जानते हैं कि Cp माइनस CV जो होता है वो किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है।
होता है, यहाँ से Cp की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा Cv प्लस आर, और हमें यहाँ पे Cv प्लस आर मिला है तो इसकी जगह कितना आ जाएगा Cp आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n Cp ln T बाय टी नॉट माइनस आर ln P बाय पी नॉट। तो ये हमें एंट्रोपी चेंज मिल गया किसके टर्म में, टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में, क्योंकि फर्स्ट टर्म में टेम्परेचर और सेकंड टर्म में प्रेशर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे शुरुआत में टी और वी के टर्म में निकाला, फिर उसके बाद में टी और पी के टर्म में निकाला। अब बचा क्या, पी और वी बचा है, तो पी और वी के टर्म में निकालेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। तो सेम वही चीज करेंगे, पहले इनिशियल कंडीशन में आइडियल गैस इक्वेशन निकलेंगे और फिर फाइनल कंडीशन में आइडियल गैस इक्वेशन निकलेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से टी बाय टी नोट की वैल्यू मिल जाएगी। अब एस माइनस एस नोट था, फर्स्ट टर्म था एन सी वी एल एन टी बाय टी नोट था इक्वेशन नंबर 2 में। ध्यान रखिएगा, वीडियो बैक करके देख लेना, टी बाय टी नोट की जगह हम ये राइट हैंड साइड वाला पूरा टर्म यहाँ पे रख सकते हैं। और सेकंड इक्वेशन में सेकंड टर्म हमारे पास वॉल्यूम का बैठा होता है, उसको टच नहीं करेंगे क्योंकि वॉल्यूम हमें चाहिए। ओके, अब यहाँ पे इसमें P बाय पी नोट को तो पहले लिख लेते हैं, तो P बाय पी नोट को तो हमने लिख लिया, और बचा हमारे पास कितना यहाँ पे V बाय वी नोट वाला बचा। तो V बाय वी नोट वाला जो बचा है वो कितना बचा है, एन सी वी एल एन वी बाय वी नोट, और ऑलरेडी यहाँ पे कितना है एन आर एल एन वी बाय वी नोट। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एल एन वी बाय वी नोट कॉमन आ रहा है और एन कॉमन आ रहा है, तो एन कॉमन ले लिया, एन और एल एन वी बाय वी नोट कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या बचा, सी वी प्लस आर बचा। अगेन सी वी प्लस आर को अपन क्या लिख सकते हैं, सीपी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास सीपी एल एन वी बाय वी नोट। बस, तो ये तो हमारे पास हो गए एंट्रोपी के 3 फॉर्मूले। इन जनरल जो फॉर्मूला आपको डिराइव करना है वो आपको मिलेगा टीवी के टर्म में, बट एग्जाम में अगर पूछा जाए कि टी और पी के टर्म में निकालिए तो आप शुरुआत टीवी वाले से करेंगे और फिर टीपी तक पहुंचेंगे, और अगर पी और वी का पूछा जाए तो भी आप शुरुआत टीवी से करेंगे और पीवी तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एंट्रोपी का फॉर्मूला डिराइव कीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए या आइसोबारिक प्रोसेस के लिए या आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल का मतलब होता है समतापी, आइसोबारिक का मतलब होता है समदाबी, और आइसोकोरिक का मतलब होता है सम आयतनी, आइसोकोरिक इंग्लिश में ये है, वैसे मैं दिखा दूंगी। इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो शुरुआत का वॉल्यूम वी नॉट है तो फाइनल वॉल्यूम भी क्या रहेगा, वी रहेगा, तो वी नॉट इज इक्वल टू वी आ जाएगा। तो हमारे पास जो हमें 3 फॉर्मूले मिले हैं एंट्रोपी के, एक हमें टीवी के टर्म में मिला था, एक हमें टीपी के टर्म में मिला था और एक हमें पीवी के टर्म में मिला था। इन 3 फॉर्मूले में से कौन से 2 फॉर्मूले चेंज होंगे, जिसमें जाहिर सी बात है वॉल्यूम का इक्वेशन होगा, यानी एक तो ये वाली इक्वेशन चेंज होगी और एक ए वाली इक्वेशन चेंज होगी। तो ये आपके पास थी इक्वेशन नंबर 2 और ये आपके पास थी इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 2 और 5 के अंदर अपन क्या करेंगे, v इक्वल टू वी नॉट पुट करेंगे। तो जैसे ही अपन v इक्वल टू वी नॉट पुट करेंगे, तो इसमें समझा देती हूँ, v और वी नॉट पुट होते ही ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 बन जाएंगे और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये वाला टर्म हट जाएगा और सिर्फ इतना सा आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 5 से तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म एन सी वी एल एन पी बाय पी नॉट मिल जाएगा, वॉल्यूम वाला खत्म। और इक्वेशन नंबर 2 में पहला टर्म था टी का, सेकेंड टर्म था वी का, तो वी वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ टी बचेगा, तो एन सी वी आएगा यहाँ पे, हाँ सॉरी सीपी आया या सीवी आएगा। इक्वेशन नंबर 2 में आई थिंक सीवी था, देख लेते हैं एक बार इक्वेशन नंबर 2 में क्या है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो हमें। यस, सीवी है इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ सीपी की जगह सीवी आएगा। ओके, यहाँ पे सीवी आएगा। अब हमें क्या करना है, आइसोबारिक। आइसोबारिक में अगेन हमारे पास टीवी के टर्म में था, टीपी के टर्म में था और पीवी के टर्म में था। तो कौन कौन सा होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 था हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 4 था और इक्वेशन नंबर 5 था। तो जाहिर सी बात है क्योंकि आइसोबारिक ले रहे हो, आइसोबारिक प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो प्रेशर किस किस में है, इक्वेशन 4 में और 5 में है। तो हमें इक्वेशन 4 में और 5 में पी नोट की जगह पी पुट करना है, तो जो एल एन पी बाय पी नोट है वो 0 हो जाएगा। तो आप इक्वेशन 4 में देख लेना, फर्स्ट टर्म आपका ये बचेगा एल एन सी पी एन सी पी एल एन टी बाय टी नोट, और इक्वेशन 5 आपका बचेगा एन सी वी एल एन वी बाय वी नोट। मतलब आप देख लेना दोनों इक्वेशन बैक करके, मैंने बता दिया आपको, जैसे ये है तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में कौन सा करोगे, आइसोथर्मल में इक्वेशन नंबर 2 करोगे क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 था टी और वी का, और इक्वेशन नंबर 4 करोगे क्योंकि वो था टी और पी का। तो इनके अंदर टेम्परेचर वाला टर्म 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा, इसमें वी वाला बचेगा, इसमें पी वाला बचेगा, तो एक तो वी वाला बचेगा और एक पी वाला बचेगा, तो ये इक्वल है इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, सो ये था एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस।
अब हमारे पास है इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। इक्विलिब्रियम कंडीशन वैसे हम निकाल चुके हैं, है ना, एंट्रोपी मैक्सिमम होती है और ये एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, ये हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं, तो इसको समझने की वैसे जरूरत है नहीं। यस, इक्विलिब्रियम कंडीशन अपन उस टाइम पे प्रूव कर चुके हैं कि एंट्रोपी मैक्सिमम होती है और क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, एक्सेसिबल स्टेट और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो भी मैक्सिमम होती है, तो ये समझने की कोई जरूरत नहीं है हमें। हम सीधा इसमें आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम इन कांटेक्ट विद द हीट रिजर्वर गिव्स फ्री एनर्जी, और ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।